स्टूडेंट्स वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर पार्ट 2। मतलब लास्ट हमने पार्ट 1 देखा था बेटा, ये कौन सा है आपका पार्ट 2। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो आदिवासी थे हमने देखा था, जो पिछली कंडीशंस देखी थी आदिवासी को कैसे उनके घरों से निकाल दिया जाता है, उनको शहरों में आकर कैसे कैसे जॉब करनी पड़ती है, साथ में उनको लेकर स्टीरियोटाइप भी बना ली जाती है कि मतलब एक धारणा बना ली जाती है कि ये ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उनकी डेवलपमेंट की बात हो रही थी। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर। जो आदिवासी जहाँ रहते हैं ना, उनके फॉरेस्ट की लैंड क्लियर किए जाते हैं टिम्बर के लिए, और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिए होती है, तब भी हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट की लैंड को क्लियर कर देते हैं। आदिवासी हैं वो इन एरियाज में रहते थे, ठीक है, दैट आर रिच। और आज जो आदिवासी वो कुछ ऐसे एरियाज में रहते हैं जो मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज आर टेकन ओवर माइनिंग, और यहाँ पर माइनिंग के लिए ले लिया गया, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए ले लिया गया। पावरफुल फोर्सेज हैव बीन ऑफन कोलाइडेड टू टेक ओवर द। मतलब कई बार जो ट्राइबल ग्रुप है अपनी खुशी से देने के लिए राजी नहीं होते, तो मतलब उनसे क्या है, उनसे पावरफुल फोर्सेज यूज की जाती है। मच द टाइम द लैंड इज टेकन अवे फोर्सफुली, लैंड को फोर्सफुली ले लिया जाता है, और प्रोसीजर्स हैं वो भी फॉलो नहीं किए जाते। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर के अकॉर्डिंग माने तो 50% ऑफ द पर्सनस डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइंस एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। मतलब जो ट्राइबल ग्रुप्स जहाँ रहते थे उसमें से आधे से ज़्यादा तो माइनिंग और माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से उनकी जगह से उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। अनदर रेंट सर्वे रिपोर्ट बाय द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग द आदिवासी शोज दैट 79% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे, तो वहाँ से 79% पर्सन को हटा दिया गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर भी ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। ह्यूज टैक्स ऑफ देयर लैंड हैव बीन गोन अंडर द वाटर ऑफ 100 डैम्स। उनकी लैंड थी वो बहुत सारी लैंड किसके तरह, और जो डैम वगैरह बनाने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे उनके अंडर चली गई, वो जो कि बाद में इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में बनाए गए। नॉर्थ स्टेट थे, वहाँ पर भी लैंड अभी भी क्या है, हाईली मार्जिनलाइज मिलिट्राइज। मतलब वहाँ पर मिलिट्री वगैरह सेटअप की गई है। इंडिया में 101 नेशनल पार्क हैं जो इतने एरिया में, और जहाँ पर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो क्या है 1,19,076 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। दीज आर द एरिया वेयर ट्राइबल। मतलब पहले वहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स रहा करते थे, अब उनको वहाँ से एविक्स कर दिया गया, मतलब वहाँ से हटा दिया गया। व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन द फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एनकॉर्चर। मतलब क्या है, पहले ये यहाँ रहते थे जहाँ पर ये आजकल क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें यहाँ पर सेटअप की करती हैं, और इनको क्या है, इनको एनकॉर्चर्स बुलाया जाता था। लूजिंग देयर लैंड्स, इनको अपनी लैंड जब इनसे इनकी लैंड छीन ली जाती है ना बेटा, तो इनको एक्सेस टू फॉरेस्ट, जो ये फॉरेस्ट तक नहीं पहुँच पाते, तो मतलब वो अपने मेन लाइवलीहुड सोर्स को खो देते हैं, अपने फूड को खो देते हैं, और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने जो ट्रेडिशनल होम, मतलब जो पहले कभी इनके दादा परदादा पूर्वज रहा करते थे वो लैंड अब इनसे छीन ली जाती है। बहुत सारे आदिवासी जो शहरों में माइग्रेट करके चले जाते हैं, वहाँ पर वर्क सर्च करते हैं, और उसके साथ साथ कम से कम वेजेज में भी वो काम करने के लिए लोकल इंडस्ट्री, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन साइट में राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंड है वो लैंड उनसे छीन ली गई है। अब उनके पास कोई वर्क नहीं है, वर्क के लिए उनको अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वर्क की तो नीड होगी बेटा, और इसी वजह से क्या है, इनको जहाँ इनको वर्क मिले चाहे वो कम ही पैसे क्यों ना दें, वहाँ इनको माइग्रेट करना पड़ता है। उसके बाद देखते हैं बेटा, उसके बाद ये जो पर्सन्स हैं ये क्या है, एक न्यू साइकिल ऑफ पॉवर्टी। मतलब ये पॉवर्टी के नीचे और डेप्रीवेशन, दबाव के नीचे आ जाते हैं। 45% ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो रूरल एरियाज के हैं, 35% अर्बन एरियाज के हैं, वो गरीबी लाइन के नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। और उसके साथ साथ इनमें से क्या है, डेप्रीवेशन, मतलब ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और इसमें से ट्राइबल चिल्ड्रन है वो मल नरिश्ड मतलब उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और न्यूट्रिएंट्स की कमी है, और वो जितना उनकी बॉडी को नरिशमेंट चाहिए वो नहीं है, उससे कम है। लिटरेसी रेट इन ट्राइबल ग्रुप्स में काफ़ी कम पाई जाती है। व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड, जब आदिवासीज को उनकी लैंड से हटा दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम को लूज कर देते हैं, और उसके साथ साथ लॉस देयर ट्रेडिशनल और कस्टम्स, और उनके साथ साथ उनकी ट्रेडिशन और कस्टम्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और ए वे ऑफ लिविंग बीइंग, और जिस तरीके से वो पुराने तरीके से रहते आ रहे थे वो वे भी उनसे छीन लिया जाता है। दे टुक आवर फार्मिंग लैंड्स, वो क्या करते हैं, फार्मिंग लैंड्स की तरफ देखते हैं। दे लेफ्ट सम हाउसेज, वो हाउसेज भी छोड़ देते हैं, फार्मिंग लैंड भी छोड़ देते हैं। दे टुक
क्रीमेशन ग्रुप्स, टेम्पल्स, वेल, पोन्ड्स। और क्रीमेशन मतलब उनसे क्या है, उनकी क्रीमेशन लैंड्स मतलब अंतिम संस्कार वगैरह किया जाता है, वो लैंड छीन ली जाती है, टेम्पल छीन लिए जाते हैं, कुएं वगैरह, पोंड वगैरह, वो सारी चीज़ें उनसे छीन जाती हैं। तो वो सर्वाइव कैसे करें, इसी में एक ये पर्सन है गोविंदा मैंने, ये कहते हैं कि वो विल डिस्प्लेस ड्यू टू ए रिफाइनरी। जो उड़ीसा के अंदर ना रिफाइनरी प्रोजेक्ट, मतलब जो पेट्रोलियम निकलता है ना अर्थ के अंदर से बेटा, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया था उड़ीसा में। उसके बारे में बताए जा रहे हैं कि वहाँ से लोगों को किस तरह से डिस्प्लेस किया गया था। उसके साथ साथ देयर एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टनेस, मतलब इनके बीच में क्या है, एक इंटरकनेक्टनेस होती है, किसके बीच में, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप। मतलब जो इनकी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ होती है उनके बीच में इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वन स्पेयर नेचुरली इम्पैक्ट ऑन अदर, मतलब अगर इनकी इकोनॉमिक लाइफ खराब हो रही है ना, इनसे इनके जीने का साधन छीना जा रहा है, तो इनकी सोशल लाइफ भी क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, ठीक है। सोसाइटी तभी तो प्रॉपर सोसाइटी में रह पाते हैं जब ये इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एक मिनट, ये क्या करते हैं, इनको जब इनसे एक चीज़ छीन ली जाती है, इनमें से एक चीज़ छीन ली जाए तो दूसरी अपने आप तबाह हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या है, इनके लिए जो ये डिस्पोजेशन और डिस्प्लेसमेंट है वो काफ़ी पेनफुल और बहुत बुरा होता है, इनके ऊपर काफ़ी कुछ इफेक्ट आता है और ये आगे चलकर शायद ही उभर पाते हैं, नहीं तो ये अपने आप को फिर मार्जिनलाइज फील करने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटी मतलब जो माइनर होते हैं, नंबरिंग में कम होते हैं, और मार्जिनलाइजेशन, उनका मार्जिनलाइजेशन से क्या ये बोल सकते हैं कि कनेक्शन है। जैसे कि आपने पढ़ा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को सेफगार्ड ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ये बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी देता है। बट व्हाई डू यू थिंक माइनॉरिटी ग्रुप हैव बीन प्रोवाइड दिस, क्या आपने कभी सोचा कि इन माइनॉरिटी ग्रुप्स को ये सेफगार्ड्स मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्यों प्रोवाइड करवाए गए हैं। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्टली कॉमन, ये माइनॉरिटी काफ़ी कॉमन टर्म है जो कम्युनिटीज को जो स्मॉल रिलेशन में होते हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ ए कॉन्सेप्ट दैट वुड बी बियॉन्ड नंबर्स, और ये क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसमें नंबरिंग देखी जाती है। मतलब ये हमारी सोसाइटी है, तो इस सोसाइटी में कोई पर्सन ऐसे हैं वो बिल्कुल ही इतने से एरिया में रहते हैं, बाकी इसमें और कोई पर्सनस रहते हैं पूरे के पूरे एरिया में, तो ये क्या हुए, ये माइनॉरिटी हुए, ठीक है। इट एनकम्प्रेसेस इशू ऑफ पावर, मतलब अगर देखें तो ये क्या है, एक अलग इशू है। एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड सोशल कल्चर डायमेंशन, मतलब ये माइनॉरिटी क्या होते हैं, इनका ये बोल सकते हैं कि इनके पास पावर कम होती है, एक्सेस रिसोर्स कम होती है, सोशल कल्चर डायमेंशन होते हैं वो भी अलग होते हैं। जो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट में आपने देखा था कि हमारा कल्चर ऑफ माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे ऑफ सोसाइटी, उसके मतलब जो माइनॉरिटी हैं उनका कल्चर होता है वो उनके क्या करता है, उनके वे को डिसाइड करता है। इन ए सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेज टू लीड मार्जिनलाइजेशन, मतलब जब भी कोई पर्सन क्या होता है उसके रिसोर्स ज़्यादा नहीं होते उसके पास, उसका सोशल और कल्चरल डायमेंशन ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो फिर वो अपने आप को अलग से, सोसाइटी के अलग से अपने आप को, मतलब ये सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में अपने आप को बिल्कुल साइड में मतलब मार्जिनलाइज कर लेता है। दस सेफगार्ड टू नीड, और इसीलिए इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और ताकि इनको इनकी कल्चरली बेस प्रोवाइड किया जा सके और इनको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसी वजह से हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये अपने आप को क्या है, इनसिक्योर महसूस करते हैं अपनी जीविका के बारे में, असेस्ट और वेलबींग के बारे में। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में गेट एक्वेंटेड इट्स ऑफ रिलेशन बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी फ्रंट, मतलब यही देखा जाता है कि जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी है इनकी वजह से कुछ पर्सन, देखो ये एक सोसाइटी है तो इस सोसाइटी में कुछ पर्सन्स क्या हैं, इतने से माइनर हैं, बाकी इसमें क्या है पूरी में अलग टाइप के पर्सन रहते हैं, तो ये क्या हुई, मेजोरिटी में, ये माइनॉरिटी में हुई, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, ये अपने आप को अलग मार्जिनलाइज फील करने लगते हैं। और उसके साथ साथ ये कम्युनिटी है, इसमें क्या है, इसमें जो मेजोरिटी वाले पर्सन हैं इनको दबाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हीं चीज़ों के खिलाफ क्या करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ताकि इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी वो बनी रहे, उसके साथ साथ इक्वालिटी बनी रहे और सभी को जस्टिस मिले।
उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो हमारे जुडिशरी है वो भी एक मेन रोल प्ले करती है, किसके लिए, लॉ को अपहोल्ड करने के लिए, उनको लागू करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, हर एक सिटीजन्स को उसके राइट प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि दूसरे उनको क्या है वायलेट ना कर सके, उनको दबा ना सके, उनको किसी भी तरीके से ये बोल सकते कि हरेस्ट ना कर सके। एंड मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन, मतलब मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन, इसका क्या इफेक्ट है। तो अगर हम नॉर्मली हम देखें तो उसके बाद है मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन, मतलब मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन, मतलब मुस्लिम मार्जिनलाइज कैसे होते हैं, मतलब जो हिंदू सोसाइटी में उसने मुस्लिम्स ने अपने आप को साइड में कैसे कर लिया है। अगर हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मुस्लिम्स इंडिया में सिर्फ ओनली 14.2% है, बाकी की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग कम्युनिटीज की है। इसलिए मुस्लिम अपने आप को मार्जिनलाइज कम्युनिटी महसूस करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि ये नंबरिंग में क्या है काफ़ी कम है। तो इसीलिए क्या है ये अपने आप को मार्जिनलाइज इफेक्ट करते हैं। और अगर हम बात करें ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये वही पर्सन है जो क्या है इनको काफ़ी कम सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट मिले हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिफरेंट सोर्सेज, इनकी सिचुएशन ये क्या है ये अलग अलग, मतलब इनको काफ़ी कम ये बोल सकते हैं कि सोसाइटी में कम मिला। मुस्लिम कम्युनिटी है वे क्या है इनके पास बेसिक एमिनिटीज, लिटरेसी, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें इनके पास कम देखने को मिलती है। आगे आप ये टेबल देखिए, इसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, या इनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में ये क्या कहते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ना तो इस वाली में देखिए बेटा, इस वाली में यही दिखाया गया है कि आपका जो हिंदू हैं उन हिंदुओं के पास पक्का घर, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर इतनी इतनी परसेंटेज में, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम्स के पास इस परसेंटेज में है, क्रिश्चियंस के पास इस परसेंटेज में, सिख के पास इस परसेंटेज में। तो मतलब अगर हम इसमें ओवरऑल में देखते हैं ना बेटा, तो सबसे कम हमें मुस्लिम्स के पास ही देखने को मिलता है। इसीलिए इन्होंने अपने सोसाइटी के इंडिया में अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि पीछे महसूस करते हैं। उसके बाद अगर हम और दूसरे डेटाज देखते हैं, जैसे लिटरेसी रेट, मतलब ये पढ़े लिखे कितने हैं, तो देखिए इसमें सबसे कम कौन देखने को मिलेंगे आपको, मुस्लिम्स, ठीक है। अगर हम ओवरऑल डेटा में देखते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैनिज, तो सबसे कम कौन है, मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स ज़्यादा पढ़ते लिखते भी नहीं। आगे आप ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देखिए, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी इनका क्या है, इनकी काफ़ी कम नंबरिंग देखने को मिलती है। इसीलिए अपने आप को मार्जिनलाइज महसूस करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि अपने आप को सोसाइटी के दूसरे सेक्शन से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। उसके बाद देखिए, रिकॉग्नाइज दैट मुस्लिम्स इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड टर्म ऑफ वेरियस डेवलपमेंट, मतलब अगर हम इन टेबल में देख पा रहे हैं तो मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स काफ़ी पीछे डेवलपमेंट इंडिकेटर में काफ़ी पीछे। द गवर्नमेंट ने हाई लेवल कमेटी सेटअप की थी 2005 में, और इसको चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी, जो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में थी। मतलब ये इनके जो पिछड़ा हुआ लेवल है उसको देखते हुए कमेटी बनाएगी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, और इसका काम क्या था, ये देखना कि उनकी सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कितने डेवलप है या नहीं है। इस रिपोर्ट की डिस्कस बात करें तो जो दलित है वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशन इंडिकेटर है, इनकी सिचुएशन मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी कम दिखाई गई है कंपेरेबल ऑफ अदर, मतलब जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी उसमें इनकी मुस्लिम्स की सबसे कम है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनसे भी कम। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो स्कूलिंग में 7 से 16 ईयर के काफ़ी कम बच्चे हैं जो क्या स्कूल्स में जाते हैं, और उनकी सोशल रिलीजियस कम्युनिटी है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। इकोनॉमी और सोशल मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो मुस्लिम्स हैं वो अलग भी हम देखते हैं मुस्लिम्स की कस्टम प्रैक्टिसेज और सारी चीज़ें वो क्या हैं हमसे डिस्कनेक्ट, मतलब बहुत अलग होती हैं। वो अलग टाइप के रूल, रिलीजन, कल्चर, कस्टम्स वगैरह फॉलो करते हैं। तो इसीलिए क्या है कई बार ये हम इनको अलग देखते हैं, सोसाइटी में अलग होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम्स क्या है, मुस्लिम्स के थोड़े से हमसे क्या है अलग हैं। मुस्लिम्स है बुर्का पहनते हैं, वो लंबी दाढ़ी रखते हैं, एक अलग टाइप की टोपी पहनते हैं, और उसके साथ साथ इस तरह हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं मुस्लिम्स को, क्योंकि ये इनकी क्या है ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है, इन डिफरेंट है, हमसे अलग है, हिंदू जैसा नहीं करते। और इसीलिए हम इनको क्या है, इनको ये बोल सकते हैं कि इनको डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमसे ये क्या है हमारे रीति रिवाज से, पहनावे से, सब चीज़ से अलग हैं। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो हमारी बुक थी उसमें भी हमने देखा था 7th क्लास की, जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है मुस्लिम्स का है, ये इंटेंस ऑफ लेट दम माइग्रेटिंग, और इसीलिए जब ये क्या है जब अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं तो ये माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से दूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से गेटोइजेशन देखने को मिलता है। गेटोइजेशन मतलब ऐसी वो
जहाँ पर सोसाइटी के अलग अलग जगहों से, जैसे मुस्लिम्स है तो मुस्लिम अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं, तो ये कहीं एक जगह रहने लग जाते हैं और यहाँ पर सारे मुस्लिम्स आके रहने लग जाते हैं। और इस टाइप से कई बार क्या है, कई बार इनके बारे में जो प्रीजुडाइज है वो इनके बारे में वॉयलेंस और हेट भी महसूस करवाती है। मतलब इनकी जो इनके बारे में कि मुस्लिम्स क्या होते हैं, मुस्लिम अच्छे एनिमल्स को मारते हैं या फिर बुर्का पहनते हैं, औरतों पे अत्याचार करते हैं, इसकी वजह से क्या है कई बार हेट और वॉयलेंस भी देखने को मिलती है। उसके बाद आपने अबो सेक्शन में देखा कि जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या है, वो लिंक इस्टेब्लिश नहीं कर रही, हमारी इकोनॉमी और सोशल और मार्जिनलाइज हो चुकी है। उसी के साथ साथ देखें तो हमने देखा कि अनइक्वल स्टेटस ऑफ वीमेंस भी देखने को मिलता है। एक्सपीरियंस ऑल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर क्या है वीमेंस को भी मार्जिनलाइज फील करवाया जाता है। और उसके अगर हम बात करें ना मार्जिनलाइजेशन की, तो हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी चाहिए होंगे, मेजर्स चाहिए होंगे, सेफगार्ड चाहिए होंगे, जिसके थ्रू इस सिचुएशन को सुधारा जा सके और उसके साथ साथ क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके उनके ये बोल सकते हैं उनके राइट को, जो राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, वो सारे को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लॉ पॉलिसीज वो सारी चीज़ें इसी चीज़ सभी को राइट प्रोवाइड करवाती हैं। तो इसीलिए हमें अगर अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, कंट्री की एकता को बनाए रखना है, यूनिकनेस को बनाए रखना है, इक्वालिटी ऑफ ऑल बनाए रखना है और डाइवर्सिटी, मेनली डाइवर्सिटी जो अनेकता में एकता है वो बनाए रखना है, तो हमें सभी सोसाइटी के सेक्शंस को सिक्योर करना होगा, सभी की रिस्पेक्ट करनी होगी, सभी को बनाए रखना होगा, तभी हमारी यूनाइटी इन डाइवर्सिटी बन पाएगी। उसके बाद आपका ये एक पॉइंट और दिया गया है, जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट थी ना बेटा, जो मुस्लिम्स की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जांच करने के लिए बनाई गई थी, उनके एजुकेशन लेवल को जांच करने के लिए बनाई गई थी, वो क्या करती है, प्रिवलेंट मतलब रोकती है मिथ्स अबाउट मुस्लिम, जो मुस्लिम्स के बारे में मिथ्स मतलब झूठी बातें फैलाई जाती है, झूठी धारणाएं बनाई जाती हैं, उनके बारे में रोकती है। अगर नॉर्मली देखें तो क्या धारणा बनाई जाती है कि मुस्लिम्स वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजना प्रेफर करते हैं, मतलब वो स्कूल नहीं भेजना चाहते, मदरसों में भेजना चाहते हैं। लेकिन जब सच्चर कमेटी ने इस चीज़ की जांच की ना बेटा, तो उन्होंने पाया कि सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में जाते हैं, बाकी 66% बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और 30% बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। मतलब क्या था, जो ये इनके बारे में मिथ थी कि मुस्लिम्स हैं तो अपने बच्चों को मदरसों में ही पढ़ाएंगे, वो क्या है गलत साबित हुई। ओनली 4% ही ऐसे हैं जो पिछड़े हुए बिल्कुल अलग टाइप की थिंकिंग के मुस्लिम्स हैं, वही अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं, बाकी तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं अच्छी एजुकेशन लेने के लिए। तो इसी तरह क्या है, इसी तरह हमारी धारणा तो ये थी कि वो मदरसों में पढ़ते हैं, उनको अलग टाइप की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसा रियलिटी में तो नहीं है। और इन्हीं सब मिथ्स की वजह से कई बार जो मुस्लिम्स हैं या दूसरी सोसाइटी के सेक्शन है वो अपने आप को मार्जिनलाइज पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को रोकना है बेटा, और सभी की ये बोल सकते हैं सभी को एक बनाए रखना है, ताकि हमारी यूनाइटी एंड डाइवर्सिटी बनी रहे, हमारे जो कंट्री की इक्वालिटी है, यूनाइटी है, वो सारी बनी रहे। जिस वजह से क्या होगा, इसी वजह से हमारी सोसाइटी आगे बढ़ पाएंगी। इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर ख़त्म होता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।